गुड मॉर्निंग। तो आज है 28 जून और सुबह के बज रहे हैं 7। चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या कहता है द हिंदू। ठीक, तो देखिए द हिंदू का जो ओवरऑल न्यूज़ है, सबसे पहला न्यूज़ आपका बनता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, जो ये आपका है कि पीएम मोदी जो हमारे हैं, उन्होंने कहा इंडिया नीड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। ठीक, और उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया कि सपोज़ कीजिए कोई फैमिली है, कोई फैमिली में अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं, तो एक व्यक्ति के लिए एक अलग लॉ है, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग लॉ है, तीसरे व्यक्ति के लिए अलग लॉ है। तो उन्होंने कहा कि क्या अलग अलग लॉ के साथ वो घर अच्छे से फंक्शन कर पाएगा, क्या वो फैमिली अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया। ठीक, और उन्होंने कहा कि सपोज़ कीजिए कि कोई देश में दो लॉ हैं अलग अलग। ठीक, कोई एक लॉ, एक व्यक्ति के लिए एक लॉ नहीं, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग लॉ है, तो क्या वो देश अच्छे से डेवलप कर पाएगा। उन्होंने अपना इस एग्जांपल से पॉइंट रखा और स्पीचेस में उन्होंने ये बात कही। ठीक है, अब ये जो बातें हैं कि क्या ये लॉ क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, तो पहले आप ये जानिए कि हमारा जो देश है इंडिया, इतना खूबसूरत देश है। ठीक, उसमें अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, तो सब रिलीजन के लोग का उनका अपना पर्सनल लॉ है। ठीक, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट अलग कहता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग कहता है। ठीक, जिसको इस्लाम मैरिज एक्ट कहते हैं वो अलग कहता है, क्रिश्चियन का अपना अलग होता है मैरिज एक्ट। ठीक, तो उस हिसाब से देखिए उनकी सपोज कीजिए कि उनके मैरिज एक्ट अलग हैं। ठीक, उनके डाइवोर्स के प्रोसेस अलग हैं, डाइवोर्स रूल अलग है, हिंदू का, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का। ठीक है, तो ये अलग अलग है। अब इसी की बात कर रहा है कि ये अलग अलग जो कानून है, इसको एक कानून बना दिया जाए, सब इन सब को ख़त्म करके आपका एक कानून बना दिया जाए, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलेंगे, यानी एक कानून बोलेंगे, एक समान कानून बोलेंगे। तो वो बात की जा रही है। ठीक है, अब बात करेंगे कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, क्योंकि ये ओवरऑल स्पीच हमारे लिए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हमारे लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्पोर्टेंट है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देखते हैं क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो आर्टिकल 44 जो है हमारा, वो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करता है, यानी या कह लीजिए कि आर्टिकल 44 जो हमारा है वो डीपीएसपी में आता है। ठीक है, और डीपीएसपी हमारा आप लोगों को पता है इन्फोर्सेबल होता है, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यानी आप ऐसे देखिए कि जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स होता है, सपोज कि जब आपका कभी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ तो आप मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं कि माय लॉर्ड, मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, हमारा मूल अधिकार जो है वो उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर जजमेंट करेगी और आपको न्याय दिलाएगी। लेकिन जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड जो डीपीएसपी में आता है, डीपीएसपी आपका इनफोर्सेबल है, यानी आपका ये वायलेट हो सकता है, तो आप इनफोर्सेबल, आप नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और कह सकते हैं कि माय लॉर्ड, हमारा ये हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारा ये न्याय दिलाइए और दिलाइए। ये नहीं हो सकता, इससे वो फंडामेंटल राइट्स में आपको मिलता है गारंटी। ठीक, तो अब ये फंडामेंटल राइट्स जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, ये देख लीजिए, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए बेसिकली जो हमारा 1985 में, ठीक, एक केस आया था, शाहबानो केस। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो जब ये शाहबानो केस आया था, उसने ही सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, मुद्दे को उछाला, ये कह सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को हवा दी 85 में। ठीक, उसके बाद एक और केस आया 1995 में, क्या कह सकते हैं, एक मुगदल केस था, मैं आपको एक मिनट में बता, हाँ, सरला मुगदल केस था जो 1995 में आया था। वो बाइगेमी के खिलाफ था, यानी एक से ज़्यादा दो शादियों के लिए, मतलब आप बाइगेमी बेसिकली कहता है कि आप शादीशुदा हैं फिर भी आप एक दूसरे शादी कर लेते हैं चोरी छुपे, तो उसको कहते हैं बाइगेमी के लिए। ठीक है, तो सरला मुगदल केस आया था और एक शाहबानो केस आया था। इन दोनों ने ज़्यादा हवा दी थी, बहुत ज़्यादा हवा दी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो ये बात है हमारा, ये आप कभी एग्जाम्पल में आपको मेंस में अगर लिखने को मिले तो ये दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं केस के बारे में। अब ये जो केस है वो बात कर रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जब बात करता है तो उस समय जब ये केस हुआ था शाहबानो का, तो सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट में आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के सपोर्ट में आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी न्याय दिलाया था शाहबानो को। तो ये ओवरऑल ये न्यूज़ रहा आपका कि इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड के डिमांड करता है। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड देख लिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में आता है, क्या कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है। ठीक है,
अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल बनता है वो कह रहा है ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पीच बाइट टू प्लोराइज वोटर्स से अपोजिशन पार्टी, यानी बेसिकली अब जो सीएम हमारे छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल साहब, उन्होंने एक बात कही है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो सेंटर जो ला रही है वो बेसिकली वो वोटर को पोलराइज कर रही है ये बांट रही है, जो भी है उन्होंने कहा है। लेकिन देखिए बात इतनी सी है कि आप क्या सोचते हैं, देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए तो कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है क्या। अब आप लोग एस्पिरेंट हैं, कल को आप लोग सिविल सर्विस बनेंगे, तो आप क्या सोचते हैं। अब ये मत कहिएगा कि आप लोग अब रिलीजन के पर्सपेक्टिव से लेके आ जाएगा कि हाँ हमारे रिलीजन के लिए ज़रूरी है ये है, हम कोई आके कह देगा कि नहीं हमारे रिलीजन के लिए इतनी ज़रूरी नहीं, हमारे रिलीजन का ये है वो है। बियॉन्ड रिलीजन, आप रिलीजन को पीछे रख दीजिए, ठीक, और आप एक सिविल सर्वेंट के तौर पे सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरी है। बताइए कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं, ठीक है। तब तक चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। ये आर्टिकल कुछ खास है नहीं, उन्होंने बस अपोजिशन को उन्होंने गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि मतलब कि वोटर पोलराइज करने की कोशिश कर रही है, ये उन्होंने बोला है। ये कांग्रेस के नेता हैं और ये कह लीजिए कि एक आरजेडी पार्टी के नेता मनोज कुमार झा, उन्होंने भी एक बात कही है कि वोटर को पोलराइज किया जा रहा है, मोदी जी वोटर को पोलराइज करें। तो ये अपना उनका पॉलिटिकल व्यू है, ठीक। हम पॉलिटिकल व्यू के अलग कुछ सोचेंगे क्योंकि हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरी है, और है तो क्यों ज़रूरी है, और नहीं है तो क्यों ज़रूरी है, उसके प्रो एंड कॉन्स दोनों बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हाँ तो देखिए नेक्स्ट न्यूज आपका कहता है कि हरासमेंट ऑफ वॉल स्ट्रीट जनरल रिपोर्टर इनएक्सेप्टेबल से वाइट हाउस। तो देखिए ओवरऑल बात क्या है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो यूएस विजिट पे थे, ठीक। तो यूएस विजिट पे थे तो उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्टर है जिसका नाम है आपका देखिए सबरीना सिद्दीकी, उन्होंने एक क्वेश्चन कर दिया। अब जाहिर सी बात है भाई, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और फॉरेन में है तो आपको एडवर्स क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, थोड़े टफ क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो सबरीना सिद्दीकी जी ने क्वेश्चन कर दिया कि इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री कहती है अपने आप को, वहाँ इंडिया में डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग हो रही है, ठीक। इनका वो क्वेश्चन था 22 जून को, ठीक। पर हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने बड़े पोलाइटली और अच्छे से उन्होंने कहा कि नहीं हमारे कंट्री में बैक स्लाइडिंग नहीं हो रही है, हम डेमोक्रेसी को अपहेल्ड कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। अब इतनी सी बात थी। उसके बाद क्या हुआ कि सोशल मीडिया कहीं भी देखिए वहाँ पर सबरीना सिद्दीकी को बहुत सारे अपोजिशंस हेट आने लगे, बहुत सारे कमेंट आने लगे, ये बहुत सारे मैसेज कह सकते हैं कि ट्विटर पे ये जगह जगह आने लगे। तो जिसके लिए उन्होंने कहा है कि मतलब वॉल स्ट्रीट रिपोर्टर को कि हैरेसमेंट को व्हाइट हाउस कभी अनएक्सेप्टेबल नहीं करेगा। देखिए वो उनकी कंट्री का मामला है, वो जानेंगे, हम लोग उससे क्या। आप उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने दे दिया। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया इज़, लोग ओपिनियन दे देते हैं। तो खैर ये ओवरऑल आपका ये न्यूज़ है। चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ में, नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहती है उस पर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये है आपका लास्ट चाइनीज़ रिपोर्टर जो हमारा है वो इंडिया छोड़ के जा चुका है, ठीक है। उसको वीज़ा नहीं मिली, वीज़ा को डिनाई कर दिया गया, वो जा चुका है। देखते हैं ये न्यूज़, छोटी सी न्यूज़ है, कहती क्या है, ठीक है। तो ओवरऑल ये न्यूज़ पहले जूम कर लेते हैं इस न्यूज़ को ध्यान से देखने के लिए। तो देखिए ये न्यूज़ बेसिकली बात क्या कर रहा है कि 2016 में इंडिया की जिन्हुआ रिपोर्टर को आस्क किया कि 3 रिपोर्टर को लीव के लिए इंडिया के लिए इंडिया छोड़ने के लिए कहा, ठीक है, 2016 में। फिर 2017 आया, 2017 में क्या हुआ, 2017 में इंडिया जो चाइनीज़ रिपोर्टर थे उनको 3 महीने का वीज़ा दिया गया बस। उसके बाद 2020 में क्या हुआ, चाइना जो था, चाइना भी रिफ्यूज़ करने लगा इंडियन रिपोर्टर को अपने कंट्री में आने के लिए, नहीं चाइना आने के लिए इंडियन रिपोर्टर को मना कर रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। फिर आती है अप्रैल 2023 में फिर क्या हुआ कि इंडिया में चाइनीज़ मीडिया बस 2 बच गए थे, ठीक। और उसके बाद जून 2023 जो कि अब है, लास्ट चाइनीज़ मीडिया था वो भी इंडिया छोड़ के जा चुका है, ठीक है। तो अब देखिए जो ओवरऑल ये बात है कि देखिए जब से हमारा एलएसी से क्लैश हुआ है, इंडिया चाइना क्लैश है एलएसी को लेकर के, वो जब से हुआ है देख लीजिए अब बहुत ही डाउन स्लाइड जा रहा है हमारा चाइना से रिश्ते, यानी चाइना इंडिया का रिश्ता बहुत ही डाउन स्लाइड, बहुत ही नीचे चला गया है।
देखिए दोनों एक कंट्री एक दूसरे के रिपोर्टर चाइनीज़ को ऐसे बैन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मतलब थोड़ा सा आगे तक तो मतलब कम आसार दिखता है कि मतलब ये जो क्लैश है ये सॉल्व हो पाए। तो ओवरऑल ये देखते हैं आगे क्या होता है, चाइनीज़ क्या कहते हैं और इंडिया क्या करती है। तब तक के लिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ पे, ठीक है। अब देखिए जो है ये पेरियार यूनिवर्सिटी है, ठीक, तमिलनाडु में, उसने क्या किया, विड्रॉ कर लिया बैनिंग ब्लैक ड्रेस एट इट्स कन्वोकेशन, ठीक है। काले कपड़ों को मतलब जो रूल बैन किया गया था उसने वो वापस ले लिया, ठीक है। अभी ओवरऑल न्यूज़ है क्या, तो देखिए ओवरऑल न्यूज़ है तमिलनाडु में यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु में, एक मिनट, तमिलनाडु में यूनिवर्सिटी है जिसको कह हाँ, तमिलनाडु में एक यूनिवर्सिटी है जिसको कहते हैं पेरियार यूनिवर्सिटी, ठीक, सालेम, जो कि सालेम में है, ठीक है। उसने ट्यूसडे को क्या हुआ कि काले कपड़े एक को बैन कर दिया, यानी कि एक कंट्रोवर्सी हुई, यानी देख लीजिए कि जो वहाँ के जो गवर्नर है हमारा ARN रवि, वो उनका क्या कह सकते हैं विरोध होना था, उनका पोजीशन होना था, उनका उनके सामने प्रोटेस्ट होना था। तो उन्होंने उन जो कॉन्वोकेशन हो रहा था पेरियार यूनिवर्सिटी में वहीं होना था। तो जो वहाँ के गवर्नमेंट हैं उनकी और जो गवर्नर हैं RN रवि साहब, उनकी आपस में बनती नहीं है उतनी, ठीक है। तो वहाँ के जो पार्टी है, रीजनल पार्टी, यानी CPI देख लीजिए, CPIM देख लीजिए, MDMK देख लीजिए, उसके बाद आपका है कि VC के देख लीजिए, IUML देख लीजिए, इतने जो पार्टी हैं ये सब, ठीक है। इन्होंने प्लान क्या किया कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो उनके अपोजिशन में उनको बात रखेंगे, उनको प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने प्रोटेस्ट का मुद्दा में उठाया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि काले कपड़े पहन के वो प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नर साहब के खिलाफ, ठीक है। और जो काले कपड़े पहन के प्रोटेस्ट करेंगे, और जो कॉन्वोकेशन होता था हम लोग देखे होंगे, हम लोग यूनिवर्सिटी में जो कॉन्वोकेशन होता है जब आप ग्रेजुएट हो जाएगा, तो कॉन्वोकेशन में आपको दिखाया जाता है कि आप काले कपड़े पहन के जाते हैं, जो लॉन्ग कोट होता है वो जाते हैं, कैप होता है, ठीक, और हम लोग कैप उछालते हैं, कैप उछाल करके वो ग्रेजुएट होने का सेलिब्रेट करते हैं, तो वो काले कपड़े पहन के आते हैं। तो ये अब प्रोटेस्टर भी काले कपड़े पहन के आने वाले थे। तो इसी के अगेंस्ट क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी ने क्या किया, यूनिवर्सिटी ने बैन कर दिया और बच्चों को कहा कि नहीं आप काले कपड़े पहन के नहीं आ सकते हो, आप कोई और कपड़े पहन के आइए, ठीक है, काले कपड़े नहीं पहन के आ सकते कॉन्वोकेशन में, ठीक है। और जब बच्चों ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने ऐसा रूल इशू किया है, तो वो अब नहीं पहन के आ सकते। फिर पुलिस से पूछा गया, तो वहाँ के जो पुलिस हैं, पुलिस कमिश्नर हैं वहाँ के, देख लीजिए मिस विजय कुमारी, उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। अब जाहिर सी बात है कोई यूनिवर्सिटी में गवर्नर जाएगा तो उस गवर्नर को सिक्योरिटी देने के लिए पुलिस तो अपनी सिक्योरिटी के लिए तो अपना काम करेगी। तो जो कमिश्नर साहब उन्होंने कहा कि नहीं हमने अपने सिक्योरिटी के लिए अपने काम किए थे, लेकिन हमने कभी भी ये नोटिस नहीं निकाला कि बच्चों को काले कपड़े पहन के नहीं आने हैं, ठीक है। तो ये सरासर झूठ बात है, हमारे नाम पे झूठ का बिल फाड़ा जा रहा है, ऐसे बात नहीं। आप रूल बनाइए लेकिन हमारे पुलिस के नाम पर मत बनाइए झूठ मूठ का। तो ये आपका ओवरऑल न्यूज़ रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये आपका, देखिए सेडिशन लॉ मस्ट बी रिटेन इन इंडिया इंटीग्रेटेड, ठीक है। यानी जो हमारा लॉ कमीशन है, ये हमारे जो लॉ कमीशन के हैं उसके चेयरमैन है ऋतुराज अवस्थी साहब जी, ठीक है, वो आयुष रिटायर हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये बात क्या कहते हैं, तो इन्होंने बात क्या कहा, ये 22वां लॉ कमीशन के हेड हैं, उन्होंने बात कहा है कि जो सेडिशन लॉ है, जो राजद्रोह हमारा कानून है, वो जो आता है 124 में, ठीक, 124 सेक्शन में आता है, 124A कह लीजिए, IPC 124A में आता है, ठीक। तो वो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं इसको हटाना, बस इस बेसिस पे हटा देना गलत है कि हाँ ये कॉलोनियल रूल का लॉ है, ये कह लीजिए ब्रिटिश ब्रिटिश के टाइम का लॉ है, बस ये कह के हटा देना ये बिल्कुल गलत है। और उन्होंने भी इसके पिछले रिपोर्ट में जब 22वां लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई भी थी, तो जब कहा था सेडिशन लॉ को 3 साल से बढ़ाकर उन्होंने 7 साल करने की बात कही थी, ठीक। तो उन्होंने कहा कि बस ये कहकर हटा देना गलत है कि वो कॉलोनियल लॉ है। क्यों, क्योंकि देखिए अभी भी उन्होंने एग्जांपल दिया कि अभी भी इंडिया में ऐसे कई एंटी इंडियन ग्रुप हैं या एंटी इंडियन पीपल हैं जो काम कर रहे हैं और देश को मतलब कह सकते हैं देश की उसकी अखंडता और उसकी इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल बहुत सारे देश का दिया, उन्होंने पंजाब का, उन्होंने एग्जांपल बहुत सारे राज्य का दिया, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया पंजाब का, केरल का, आपका दिल्ली का दे दिया। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए, उन्होंने कहा कि नहीं बंगाल का दे दिया, उन्होंने कहा कि नहीं ये अभी तक हटाना इम्पॉर्टेंट नहीं। अब जाहिर सी बात है ऐसे ये अब इसको लेकर के अपोजिशन की पार्टी है, जो हमारे जो अपोजिशन में जितनी पार्टी है वो इसका अगेंस्ट में वो कह रही है कि नहीं हमारा पर्सनल फ्रीडम को वायलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये न्यूज़ रहा। आप चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहती है,
अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ आपका जो कहता है, ये बेसिकली बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ बाय आधार ऑथेंटिकेशन अलाउ, यानी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है आधार ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी बर्थ और डेथ के लिए अलाउ कर दिया है आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, बात करते हैं कि है क्या। तो देखिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने अलाउ कर दिया है कि हाँ आप मतलब बर्थ और डेथ के लिए आधार ऑथेंटिकेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब बर्थ और डेथ के लिए क्या प्रोसेस रहेगी, तो बर्थ और डेथ के लिए प्रोसेस देख लीजिए, एक सेकेंड जूम कर लेते हैं। तो देखिए बर्थ और आधार के लिए क्या कह रहा है, तो देखिए जो सपोज कि जो कोई बच्चा जो जन्म लेता है, जब बर्थ करता है, तो उसके लिए जब उसका बर्थ के लिए तो उसका पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, उसके पेरेंट के ऑथेंटिकेशन जरूरी होगी, चाइल्ड का ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा, और उसके साथ जो इन्फॉर्मेटिव जो बर्थ का केस होगा उसके लिए वो जरूरी होंगे। ठीक है, अब जब बात डेथ की कर ली जाए, तो डेथ के लिए कौन सा जरूरी है, डेथ के लिए उसके पेरेंट्स जरूरी होंगे, पेरेंट जो साथ में होंगे वो जरूरी होंगे, और स्पॉसेस यानी कोई पत्नी पति जो भी हो वो जरूरी होंगे। ठीक है, जो हस्बैंड वाइफ होंगे वो जरूरी रहेगा डेथ और रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, अब ये स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन गवर्नमेंट है उन दोनों के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है विथ रिस्पेक्ट टू द आधार ऑथेंटिकेशन बाय द, किसके लिए, मिनिस्ट्री के लिए, मिनिस्ट्री के द्वारा जो इंडियन मिनिस्ट्री के जो जारी कर दिया गया है। ठीक, और उन्होंने कहा है कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को भी और कैबिनेट मिनिस्ट्री को भी, दोनों को भी, कि आप स्टेट और सेंटर में दोनों में ये अलाउ कर दीजिए। ठीक है, यानी अब बर्थ और डेथ दोनों के लिए आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन जारी करने के लिए बात कह दी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। अब देखिए ये जो न्यूज़ आ रही है, ठीक, ये जो न्यूज़ बेसिकली देखिए कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक, तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है इंडियन कंपनी के लिए। तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है प्राइवेट कह सकते हैं रिपोर्ट। तो उन्होंने बात कहा है कि अभी यानी 2023 की बात कर ली जाए तो इंडिया के पास करेंटली 83 यूनिकॉर्न है और 51 गज़ल्स हैं और 96 चीता हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोग देखिए, अब बात कर लीजिए न्यूज़ के। देखिए आप लोग, जैसे आप लोग यूनिकॉर्न जानते होंगे, यूनिकॉर्न कंपनी आप लोग जानते होंगे, यूनिकॉर्न एक तरह का एक घोड़े का प्रजाति है। ठीक, तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, अब दूसरी देखिए कि अब ये पहली बार सुन रहे होंगे गज़ल्स और चीता, ये पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, तो ये गज़ल्स और चीता की बात कर लेते हैं। तो चीता तो आप लोग जानते होंगे, गज़ल्स हिरन की प्रजाति को कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका इंडिया इस न्यूज़ से क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो देखिए यूनिकॉर्न जो कंपनी है, 83 कंपनी है, यूनिकॉर्न कंपनी है वो कंपनी को कहते हैं जो 1000 बिलियन का टर्नओवर रखता हो। ठीक, तो उसको कहते हैं, यानी कम से कम लगभग 7-7.5 करोड़ का उस कंपनी हो, उसको यूनिकॉर्न कह दिया जाता है। ठीक है, और उससे कम वाले को गज़ल्स कहते हैं और उसके कम वाले को हम चीता कहते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट में आई बात है कि रिपोर्ट में आया है कि कह रहा है कि पिछले साल यानी 2022 की बात कर ली जाए तो इंडिया में 84 यूनिकॉर्न थे, और इस साल 23 की बात कर ली जाए तो 83 यूनिकॉर्न है, यानी एक यूनिकॉर्न घट गया है। ठीक, तो ये रिपोर्ट बताई जा रही है। ठीक है, और पिछले साल की बात तो और चीज़ों की बात कर ली जाए तो पिछले साल यूनिकॉर्न की 84 यूनिकॉर्न थे 22 में, और उसके बाद 51 गज़ल्स थे और 71 चीता थे, जबकि इस साल 23 में 83 यूनिकॉर्न है, 51 गज़ल्स है, 96 चीता है। ठीक है, अब ये चीता और गज़ल्स हैं क्या, देखिए गज़ल्स उसको कहते हैं जो आने वाले 3 सालों में यूनिकॉर्न बनने का क्या कह सकते हो, नियर बाई हो, मतलब यूनिकॉर्न बनने की उम्मीद रखता हो, तो उसको गज़ल्स कहते हैं। ठीक, और चीता कहते हैं कि जो आने वाले 5 सालों में आपको यूनिकॉर्न बनने का उम्मीद रखता हो, उसको कहते हैं हम चीता। ठीक है, तो ये ओवरऑल न्यूज़ था। ओवरऑल न्यूज़ के बेसिस पे उन्होंने बताई है, उन्होंने बात कहा है कि ये इंडिया में ये चल रही है, इतना 84 से 83 हो गया है। तो ये रहा आपका ओवरऑल न्यूज़। अब इसके आगे आपका स्पोर्ट्स का न्यूज़ है। ठीक, तो ये टोटल आपका ये रहा 28 जून का आपका टोटल न्यूज़ एनालिसिस। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिए और घर का नाम रोशन करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।